हम अपने चैप्टर में एंटर होते हैं। ब्रेक करने का तो कोई मूड नहीं ना, पक्की बात है। बस आपने बीच में ना जहां परेशान हो आपने मुझे जरूर बता देना है कि ब्रेक करनी है। अस्तगफिरुल्लाह, चाय ऊपर मिल जाती है, आप जो है ना सिर्फ जेब में थोड़े से पैसे लेके आया करें। सारा मसला ही नोटू का है, वो देखो वो भी हैंग हो गया बेचारा। ले जी, चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। अब मैनेजेरियल पोर्शन बेसिकली है क्या? मैनेजेरियल पोर्शन आपको बताता है कि आपने बिजनेसेस की मैनेजमेंट कैसे करनी है। बिजनेसेस की मैनेजमेंट कैसे करनी है। आप एक सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं और आपने बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। आपने देखना है कि हमारे इदारे को क्या खतरे आ रहे हैं, हमारा इदारा कैसे चल रहा है, हमने इस इदारे को आगे फ्यूचर में किस तरह से लेके जाना है, हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या डिसीजन लेने हैं, हमने मार्केट से रिलेटेड क्या डिसीजन लेने हैं, हमें कौन सी नई चीज मार्केट में देनी चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए। टेक्निकली आपने मजदूर बन के, वर्कर बन के नहीं सोचना, मालिक बन के सोचना है। 8 में से 7 पेपर आपको वर्कर वाली सोच दे रहे हैं। अकाउंटिंग, आपको कैश फ्लो टैली करना आना चाहिए, आपको वर्किंग वो ये जो क्या कहते हैं रेशियोज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, आपको ईपीएस का डिस्क्लोजर बताना आना चाहिए। तो हर जगह तो आप बस देख रहे हैं कि आपको क्या आना चाहिए और आप उसकी बेस पे अपनी नौकरी किस तरह से बचाएंगे। और ये पेपर बता रहा है आपको क्या करना आना चाहिए। आपने एक बिजनेस को शेप करना है, आपने बिजनेस की मैनेजमेंट करनी है। तो जब आपने बिजनेसेस की मैनेजमेंट करनी है तो आप ज्यादा बेहतर पोजीशन पे उस सेठ से, उस सेठ ने टैक्स के रूल्स नहीं पढ़े हुए, आपने पढ़े हुए हैं। उस सेठ को बजटिंग करने का तरीका नहीं आता, आपको आता है। उसको 5 साल के ऊपर कैश अगर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसी साल 3 मिलियन एंटर हुआ, किसी साल 5 मिलियन माइनस हुआ, तो उसका दिमाग घूम जाता है, उसे समझ नहीं आता ये सारे फ्लोस किस तरह से होंगे। वो आपसे पूछेगा भाई मुझे बताओ डिसीजन मैं क्या करूं, मुझे फाइनेंसिंग इस रेट पे मिल रही है, मुझे प्रोजेक्ट उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो न्यूमेरिकल डिसीजन आपने देना होता है। फिर वो ये कहता है कि भाई मैं एक नई प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मार्केट क्या कहती है इसके बारे में, तो आपको मार्केट की सेंस होनी चाहिए। कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं उनकी सोच पता होनी चाहिए, हमारी क्या खराबियां वो पता होना चाहिए, हमारे कौन सी एरिया को इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो पता होना चाहिए। तो अगर हम अपने 7 चैप्टर्स की बात करें तो 7 चैप्टर्स में से जो हमारा 6 और 7वां चैप्टर है, छठा और 7वां, ये यूनिक टॉपिक्स हैं। छठा एथिक्स की बताता है कि बिजनेस में एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और आप अगर एथिकल कंफ्यूजन में आ जाएंगे तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। 7वां चैप्टर बिल्कुल यूनिक एरिया की बात करता है, विच सस्टेनेबिलिटी क्या है और सस्टेनेबिलिटी के क्या चैलेंजेस हैं, और आपको उसके बारे में आईके अपने बहुत ज्यादा इस पेपर में बताने की कोशिश की। लेकिन जो पहले 5 चैप्टर्स है ना वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस है। एक्सटर्नल एनालिसिस इस चैप्टर में कवर हो रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि मेरे बाहर की दुनिया क्या कर रही है, वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे क्या हैपनिंग्स है। फिर इससे अगला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें आप अपना इंटरनल एनालिसिस करते हैं कि मेरी कंपनी कैसी चल रही है, हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है, हम चीजों को किस तरह से लेके चलें। ये जो एक्सटर्नल एनालिसिस किया था इसकी 2 डायमेंशन होती है। एक डायमेंशन ये है कि कंपेटिटर और मार्केट क्या कर रहे हैं, और दूसरा एक्सटर्नल एनालिसिस में आपने देखना है कि आपके इर्द गिर्द वो जो 5-6 फोर्सेज हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट की, वो आपके साथ क्या कर रही है। वो जो पेस्टल वाली फोर्सेज हैं, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, लोगों के सोशल सोसाइटी में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, फिजिकल एनवायरनमेंट के क्या मामला आते हैं, लॉ के क्या मामला आते हैं। तो एक बिजनेस जब भी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस को देखता है तो एक्सटर्नल एनालिसिस को कंपेटिटर और पेस्टल में डिवाइड कर देता है, और इंटरनल एनालिसिस को स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में या अपॉर्चुनिटी थ्रेट में डिफाइन कर देता है। तो एक चैप्टर पूरा का पूरा हमारा डिफाइन कर रहा है इंटरनल एनालिसिस को, और हमारे 3 चैप्टर्स पेस्टल को डिफाइन कर रहे हैं, 2 पेस्टल के एरियाज पे बात करते हैं, तीसरे में सवाल है, और एक चैप्टर हमारा कंपेटिटिव फोर्सेस को डील कर रहा है। तो अब इस चैप्टर का मकसद ये है कि हमने कंपटीशन को समझना है, हमने मार्केट को समझना है। तो कहानी शुरू होती है कस्टमर्स और मार्केट्स को जान के। मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां बाइंग एंड सेलिंग होती है। जरूरी नहीं कि ये एक फिजिकल जगह हो। आप अक्सर देखते हैं जी फेसबुक पे को आया कि जी वो ऐसे करके कैंडल्स बनी हुई है और वो जी चांदी का कैंडल नीचे गिरता जा रहा है, वो जी डॉलर के साथ ऐसे हो गया, बिटकॉइन के साथ ऐसे हो गया। ये किस किस्म की मार्केट है?
ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग की मार्केट है जहां पे बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है, लेकिन ये लोग फिजिकली नजर नहीं आ रहे। ये अपने अपने सिस्टम, अपने अपने लैपटॉप पे बैठ के एंट्रियां कर रहे हैं और चीजों को बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। तो मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां बाइंग और सेलिंग होती है। मार्केट फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केट भी हो सकती है। मार्केट जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ शालमी की मार्केट, तो वो एक लोकेशन है। मैं कहूँ लाहौर की मार्केट्स, इस्लामाबाद की मार्केट्स, कराची की मार्केट्स, न्यूयॉर्क की मार्केट, नॉर्थ अमेरिका की मार्केट, ये ज्योग्राफिकल है। और अगर मैं कहूँ कुर्सियों की मार्केट, फर्नीचर की मार्केट, एसी की मार्केट, तो आप प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से भी बता सकते हैं मार्केट को, और आप ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी बता सकते हैं। देन समटाइम आप कस्टमर्स के हिसाब से भी बताते हैं। यंगस्टर्स की मार्केट, ज्यादा एज के लोगों की मार्केट, ये ऑनलाइन पढ़ने वालों की मार्केट, फिजिकल पढ़ने वालों की मार्केट, ऑनलाइन वाले फिजिकल बच्चों की मार्केट। घर से फिजिकल निकले, कॉलेज से ऑनलाइन एडमिशन लिया, फिजिकली लाहौर में बैठे और ऑनलाइन क्लासेस लेते गए। ठीक है, तो एक इस तरह की मार्केट भी तो है कस्टमर के हिसाब से। तो कुछ कस्टमर्स को फिजिकल क्लास पसंद है, कुछ को ऑनलाइन पसंद है, कुछ को घर से निकलना पसंद है। पसंद उनको ऑनलाइन क्लास ही है, वो घर से भी निकलना चाहते हैं और पढ़ना भी नहीं चाहते। ठीक है, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं। घर से इसलिए निकले कि घर में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो ब्रेक्स के साथ होती है, और घर में जब ब्रेक कर रहे होते हैं तो घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम तो हर वक्त ही मोबाइल पे बैठे रहते हो। तो फिर हॉस्टल में जब होंगे, तो फिर हॉस्टल में जब बंदा 21-22 घंटे की ब्रेक कर ले, उसके बाद फिर पढ़ने का मौका भी मिल जाता है यहाँ। तो अब अगेन इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी तो समझना है ना कि हमारी मार्केट किस किस तरह से है। हमें हर कस्टमर या हर कंज्यूमर के हिसाब से अलग तरीके से सोचना होगा। इस तरह के कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है, इस तरह के कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो हम पहले ही दिन ऑनलाइन में वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन अगर लाइब्रेरी यूज करनी है तो 1000 रुपया पर मंथ सब्सक्रिप्शन जमा कराओ। हम तो सोचते ही नहीं ऑनलाइन वाला बच्चा लाइब्रेरी में क्या करेगा। ऑनलाइन वाला बच्चा तो बैठा होगा चीचू की मलिया में, वो बैठा होगा पेशावर में। ठीक है, तो अगर हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारी मार्केट में ये कुछ वो लोग भी हैं जो ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हैं लेकिन पाए आसपास ही जाते हैं, तो फिर कहानी तो खराब हो जाएगी। तो समटाइम क्या होता है कि प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से भी डिवाइड हुई होती है। जैसे ये वापडा वाले करते हैं, ये घरेलू सार्फिन है, ये कमर्शियल सार्फिन है, ये उस तरह के कंज्यूमर है, उस तरह के कंज्यूमर है। इसी तरह से एक बड़ा होलसेलर सोचेगा कि ये चंद दुकानदार हैं जो मेरे से माल खरीद रहे हैं और ये चंद आम कंज्यूमर हैं जो मेरे से माल खरीद रहे हैं। दुकानदारों को और रेट पे देगा, आम कंज्यूमर को और रेट पे देगा। दुकानदार 100 पीस उठाएगा, एक आम कंज्यूमर 1 पीस उठाएगा। तो सबसे पहले आपने समझना है कि आप जिस भी बिजनेस में हैं वो कौन सी मार्केट है, वहां पे चीजें क्या चल रही हैं, और वहां मार्केट जो है प्रोडक्ट के हिसाब से है, ज्योग्राफिकल हिसाब से है, कस्टमर्स के हिसाब से। देन आप समझते हैं आप कौन सी इंडस्ट्री में है। जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो एक ऊपर टॉप लेवल पे कोई ना कोई बड़ी इंडस्ट्री होती है जिसका आप पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल की किसी वो सेक्टर में हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाली किसी इंडस्ट्री में हैं, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, एजुकेशन के अंदर हैं, टेक्सटाइल के अंदर हैं, फर्नीचर के अंदर हैं। तो सबसे पहले तो आप इंडस्ट्री है वो करें। इंडस्ट्री में वो सप्लायर्स हैं जो मिलते जुलते गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले देखिए आप कौन सी इंडस्ट्री में। फिर इस इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं। एक सेगमेंट एक सेपरेटली आइडेंटिफाइड पार्ट होता है एक लार्ज इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इस तरह की चीजें। एजुकेशन तो पूरी इंडस्ट्री हो गई। अब एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो और तरह से चलेंगे, और जो एफएससी के कॉलेजेस हैं वो और तरह से चलेंगे। मैट्रिक से पीछे तक की जो स्कूलिंग है वो और तरह से, और योगी यूनिवर्सिटीज और तरह से चली होंगी। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, और ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो एजुकेशन वाली है। तो इसी तरह से सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज देने वाली भी बड़ी इंडस्ट्री होगी, लेकिन उसमें कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहा होगा, कोई वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट कर रहा होगा, कोई जो है वो कुछ और एआई से चीजें जनरेट करके बना रहा होगा, तो कोई एड्स बना रहा होगा। तो एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं। तो
अब आप जब एक मैनेजर होंगे और आप किसी बिजनेस में होंगे तो यू फर्स्ट नीड टू रिकॉग्नाइज कि आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के कौन से सेगमेंट में है, उस सेगमेंट की कौन सी मार्केट में है और उस मार्केट के कंपेटिटर्स कौन है। इंडस्ट्री एजुकेशन, सेगमेंट सीए की क्लासेस, मार्केट सीए फाइनल की क्लास पढ़ने वाले। अब इसका मतलब है कि मैं अपने कंपेटिटर्स को किसी भी मार्केट में देखूंगा तो पीआरसी के अंदर और तरह के कंपेटिटर्स होंगे और तरह की स्ट्रेटेजीज होंगी, कैफ के अंदर और तरह की स्ट्रेटेजी। अब जब मैं सीए फाइनल पे आऊंगा तो सीए फाइनल का मतलब ये है कि मार्केट में ज्यादातर लोग साइड पे हो जाएंगे और चंद ही जज्बाती लोग मेहनत कर रहे होंगे, मैंने उनसे अपने आप को कंपेयर करना होगा। तो मैं कैफ की स्ट्रेटेजीज तो शायद 2-3 कॉलेजेस से कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन जब सीफैप की बात आएगी तो फिर मैं शायद लाहौर में लोगों को कंपेयर ही नहीं करूंगा, मैं शायद कराची से कंपेयर कर रहा हूँ कि कराची में फलाना ऐसे कर रहा है, हम इस तरह से कर रहे हैं, इस्लामाबाद में फलाना ऐसे कर रहा है, हम इस तरह से कर रहे हैं। तो हर मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि उसकी इंडस्ट्री क्या है, उस इंडस्ट्री में वो कौन से सेक्टर में, उस सेक्टर में कौन सी मार्केट है और उस मार्केट के कौन प्लेयर्स और उसमें क्या प्रोडक्ट्स है और उसके अंदर क्या बात हो रही है। जी, अब कंपटीशन मार्केट के अंदर होगा, ओवरऑल इंडस्ट्री में भी कंपटीशन हो रहा होगा, वो बड़े लेवल पे चल रहा होगा। लेकिन क्या होता है कि आप स्मॉलेस्ट यूनिट तक आते हैं, ये इंडस्ट्री, उसका ये वाला सेक्टर, उसमें मेरी ये वाली मार्केट और उसके अंदर मेरे ये प्लेयर्स मेरे साथ इस तरह से। फॉर एग्जांपल उसी सीए के अंदर एक मार्केट होगी फिजिकली कॉलेज आके पढ़ने वाले और एक मार्केट होगी घर बैठ के जो ऑनलाइन पढ़ने वाले। तो हर मार्केट के अलग अलग प्लेयर्स होंगे, अलग अलग कंपेटिटर्स होंगे और हर मार्केट की अलग अलग अप्रोच होगी। तो क्या ये बात समझ आ रही है? जब हम इंडस्ट्री और सेक्टर्स की बात करते हैं तो कुछ मशहूर इंडस्ट्रीज की अगर हम किस्में देखते हैं तो समटाइम कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे टुकड़े बने हुए होते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। इसको इंडस्ट्री कहना वर्ड इंडस्ट्री की तौहीन है, लेकिन चूंकि एक बहुत ज्यादा सप्लायर और कस्टमर्स उस तरह की चीज को डील कर रहे होते हैं तो इनको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राई क्लीनिंग, तकरीबन हर मोहल्ले में एक आध दुकान आपको ड्राई क्लीनिंग की मिल जाएगी, तो पूरे लाहौर में कितनी होंगी तो पूरे पाकिस्तान में कितनी होंगी, तो हम इनको कलेक्टिवली पूरे पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री तो बोल सकते हैं। लेकिन शायद इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स और इस इंडस्ट्री के अंदर चीजें उस तरह से नहीं है जैसे कि रेगुलेटेड इंडस्ट्री में हो। तो एग्जांपल्स हैं हेयर ड्रेसिंग की सर्विसेज, शू रिपेयर करने वाले, वो गोश्त बेचने वाले दुकानदार, ये जो किराने ग्रोसरी वगैरह को डील कर रहे हैं। तो समटाइम क्या होता है छोटे से बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं और उनको कलेक्टिवली हम एक इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये वाली इंडस्ट्री नॉर्मली इसके अंदर स्ट्रेटेजी उस तरह से नहीं बनती क्योंकि आप सिर्फ अपने इलाके को सोच रहे होते हैं, आप पूरी इंडस्ट्री को नहीं सोच रहे होते। देन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो तेजी से आई हैं और मार्केट में ज्यादा इन हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, इमर्जिंग मतलब जो इमर्ज हो रही है, जो उभरती हुई अचानक से नई आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एआई इस टाइम पे बहुत ज्यादा इमर्जिंग इंडस्ट्री है, जैसे रोबोटिक्स जो है वो ऑटोमेशन, वो बड़ी एक इंडस्ट्री है जिसमें रोबोट्स वगैरह बहुत सारे कामों को, अब देखें ना पहले रोबोट होता था उसको हम थोड़ा सा बताते थे वो उतना काम कर लेता था, अब हमारे पास बताने को पूरा एआई है। तो अगर पूरे एआई का नॉलेज उठा के एक रिपोर्ट में डाल दिया तो वो तो रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर भी लेगा, वो तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर की मदद भी कर रहा होगा नर्स बन के, तो ये चीजें, ये दवाई इस तरह से होनी है, ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से होगा। तो एक पूरी रोबोटिक इंडस्ट्री है जो कि इस टाइम पे बड़ी तेजी से मार्केट में आएगी और छाएगी। सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग, ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वर्किंग प्रोवाइड करना, ये एक बिल्कुल इस वक्त इमर्जिंग चीज है। तो समटाइम क्या होता है कुछ इंडस्ट्रीज इमर्जिंग होती हैं जो भी आ रही होती हैं और लाइकली टू बी बिकम मच बिगर। तो होता ही है कि आप ऐसी इंडस्ट्रीज को पहचानते हैं, इसमें जाते हैं तो आपको इसमें ग्रोथ का चांस मिल जाता है। एग्जाम्पल स्पेस ट्रेवल इंडस्ट्री, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की उन्होंने अफ्रीका में एग्जाम्पल दे दी। हो सकता है एक मुल्क में एक बड़ी ही पक्की इंडस्ट्री और दूसरे मुल्क में वो नहीं हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर एसीसी बहुत साल पहले आया और बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें चली और वो कुछ मुल्कों में अभी तक एसीसी पहुंचे ही नहीं। तो जब वहां जाएगा तो वहां वो बिल्कुल एक इमर्जिंग चीज होगा, वहां के लोगों के लिए पहली दफा को बाहर की क्वालिफिकेशन आई होगी, वो उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। मैच्योर इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज जो अपनी फुल पीक पे पहुंच जाती हैं और आपको लगता है कि यार बड़ी स्टेबल इंडस्ट्री है, बड़ा जबरदस्त और इसमें बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं है, ये अपना तकरीबन सारा काम सही से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
सीमेंट वगैरह, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन एक अच्छे मैच्योर लेवल पे सेट हुए हुए, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने वाले, फर्नीचर्स वगैरह। तो वो इस तरह की जो डेवलप सेट हुई हुई इंडस्ट्रीज होती हैं जहां प्रोडक्ट अपने मेच्योरिटी फेज में पहुंची हुई हैं, तो उसको हम कहते हैं हाँ भाई मेच्योर इंडस्ट्रीज है। कुछ इंडस्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता गिर रही हैं, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज। आज के हिसाब से अगर मुझे आप बताएं जी, न्यूज़पेपर डिक्लाइनिंग है जी, रेडियो और इस तरह की चीजें, सिनेमा, फिजिकल सिनेमा आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ है जी, कीपैड वाले फोन जी, लैंडलाइन जो यहाँ सामने भी लिखा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आहिस्ता 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 खत्म हो रही है, वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री की तरफ चलाएंगे। टीचिंग इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि लोगों को समझ आ जाएगा कि यार पढ़ के तो टीचर से भी समझ नहीं आता, ठीक है तो ठीक है, मैं एआई से पूछ लिया करूंगा, अगर समझ आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता इम्तिहान उस तरह से नहीं होंगे। अभी जिस तरह के इम्तिहान होते हैं टीचर उस तरह से तैयारी कराते हैं, देखो इस तरह का सवाल आ सकता है तो यूं जवाब देना, इस तरह का सवाल आ सकता है तो यूं जवाब देना। अगर आपके सवाल या आपका एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा रोबोटिक तरीके से हो जाए, हर चीज जो है वो एमसीक्यूज के ऊपर चली जाए, चेकिंग एआई के थ्रू हो रही हो, ड्राफ्टिंग आप अपने लैपटॉप्स के ऊपर बैठ के कर रहे हो, सर्च आप कर रहे हो, साथ आपको उस टाइम पे ओपन टूल्स अवेलेबल हो कि भाई पेपर करते हुए आप एआई को भी यूज कर सकते हो, तो फिर डिक्लाइनिंग की तरफ। मेडिकल पढ़ने वाले लोग, इस दफा आपने खबर सुनी होगी मेडिकल कॉलेजेस की, कि मेडिकल कॉलेजेस ने बड़ा हल्का मेरिट रख के भी देखा, यानी कि जो प्राइवेट वो थे, और उसके बाद भी उनकी सीटें पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब बच्चों को इतनी बड़ी तालीम नहीं समझ आ रही है। अब वो सोचते हैं कि भाई उनका एरा बड़ा तेज है, उनके सामने जो है वो एक ट्रेडिंग की ऐप खोलते हैं और उस ऐप में 5 मिनट के अंदर इतनी दफा ऊपर नीचे हो जाता है ट्रेंड, तो वो तो 5 मिनट के अंदर कमाने के बारे में सोच रहे हैं। आप कह रहे हो कि 5 साल तक पहले लगे रहो, पढ़ते रहो, किताबों को याद करो, इम्तिहान दो, फिर हॉस्पिटल में जाके सर खपाना, फिर ये ऐसे होगा, फिर जाके अगर पाकिस्तान में चांस बना तो तुम्हें हो सकता है कोई काम के पैसे मिलना शुरू हो जाए। वो कहेगा उतनी एनर्जी लगाने के बजाय मैं 1 साल के अंदर अपनी एक स्किल पे क्यों ना काम कर लूं, और ये क्यों ना करना शुरू कर दूं, और स्किल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं देगा। वो कहेगा तो मैं यूट्यूब से सर्च कर लूंगा, और यूट्यूब में 15 वीडियोस देखेगा, एक वीडियो में काम की बात मिलेगी, लेकिन वो खुश होगा कि चलो ठीक है मैंने फ्री में हासिल कर ली। तो अगेन इंडस्ट्रीज को साथ साथ समझना बड़ा जरूरी है कि इंडस्ट्री कौन सी। अब मैं अगर एक नया बिजनेस फॉर एग्जांपल लॉन्च करूं तो मुझे समझना होगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो अब आगे की तरफ जाएंगी, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो रुकी हुई हैं और जहां पे अब कंपटीशन बहुत हाई है, कौन सी ऐसी हैं जो वैसे ही खत्म हो रही हैं तो मुझे वहां नहीं घुसना चाहिए। देन कुछ ग्लोबल इंडस्ट्रीज होती हैं जो पूरी दुनिया में मिलती जुलती चल रही होती हैं। जैसे इस वक्त हमें अल्हम्दुलिल्लाह आईकेप की इस सारे करिकुलम और सारी पढ़ाई की बदौलत हम एक ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिट, अश्योरेंस, रिलेटेड सर्विसेज, ये सब ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं। हमें ग्लोबल इंडस्ट्री में बैठे में हमारे बंदे पाकिस्तान बैठ के पता नहीं कौन कौन से मुल्क की क्या क्या अकाउंटिंग कर रहे हैं, कौन कौन से मुल्कों में टैक्स रिटर्न जमा करा रहे हैं, कौन कौन से मुल्कों में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, कौन से मुल्कों की सारी एंट्री, सारे के सारे इंटरनल ऑडिट्स पाकिस्तान में बैठ के हो रहे हैं। तो ग्लोबल इंडस्ट्री है कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट फारिग होकर कहता है ठीक है नौकरी नहीं करनी, वो बैठ के अपनी फर्म बनाता है, महीने 1.5 महीने में कोई काम शुरू कर देता है। तो ग्लोबल इंडस्ट्रीज वो जो पूरी दुनिया में चल रही हो। तो इंडस्ट्रियों को किताब ने थोड़ा सा इस तरह से डिफाइन किया कि इंडस्ट्रियों की कई इस तरह से चीजें हो सकती हैं। देन कॉन्सेप्ट आता है किताब में कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है, जब दो इंडस्ट्रीज किसी वजह से आपस में जुड़ के एक इकट्ठे होकर काम करना शुरू कर देती है। आईटी के आने के बाद से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को आपस में कन्वर्ज होना पड़ा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मिलजुल के चलना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कमरे हो, बच्चे अब फिजिकल आते नहीं, बच्चे अब ऑनलाइन वो करना चाहते हैं। इस दफा मेरी क्लासेस का 77% ऑनलाइन था। मैंने इस दफा टोटल जितने बच्चे एसबीआई में पढ़ाए हैं उसमें से सिर्फ 23% फिजिकल थे और 77% ऑनलाइन थे, जबकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन एक और पोर्टल पे मौजूद हूं। उसके बाद एक फिजिकल कॉलेज के सेटअप में, तो अगर एक कॉलेज के पास 6 कमरे हैं तो बच्चे तो 2 कमरों में सारी क्लास में पूरे आ जाएंगे, फिर सिनेमा भी शुरू कर लेगा। कन्वर्जेंस
आप कहेंगे नहीं सर सिनेमा अच्छा नहीं है, ओके ठीक है, हम कुछ कमरे जो है वो किराए पे दे देते हैं दीनी महफिल के लिए, लोग आए अच्छी अच्छी एक्टिविटी करें, दीन की अच्छी अच्छी सी बातें करें और उनसे किराया ले लें। तो एक वो भी तो इंडस्ट्री है ना जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक वो भी इंडस्ट्री है जो बच्चों को पढ़ा रही है। और अगर जगह भी मौजूद है और दोनों आपस में जुड़ सकती हैं तो क्या हर्ज है। ट्रेनिंग एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ट्रेनिंग पहले ऑफिसेज में जाके दी जाती थी, ऑफिसेज में उतनी जगह नहीं होती है, एक वक्त में अगर 100 बंदों को ट्रेन करना हो, 70 बंदों को ट्रेन करना हो, एजुकेशन और उधर से प्रोफेशनल ट्रेनिंग, दोनों इंडस्ट्रीज आपस में जुड़ जाएं, शाम रात के वक्त हम इन कमरों में ट्रेनिंग्स करवाना शुरू कर दें। तो और क्या क्या कन्वर्जन हो सकती हैं, या आपने कौन सी कन्वर्जन देखी है पिछले कुछ दिनों में जी? गाड़ियों की, आईटी के साथ गाड़ियां जो है आपस में कनेक्ट हो गई और अब गाड़ी में जो है वो आप जाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव कर रही होती है, लोकेशन बेस्ड चल रही होती है, सेंसर्स आ गए उसके अंदर। कैमरा मोबाइल बड़ी पुराने जमाने की कन्वर्जेंस थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता कैमरे ही खत्म हो गए और मोबाइल को ही इतना अपग्रेड कर दिया। अब कहा जाता है कि हॉलीवुड की एक दो मूवीज खासतौर पे उन्होंने सिर्फ आईफोन के कैमरे से बनाई है, ये साबित करने के लिए कि इतना तगड़ा कैमरा है कि पूरी फिल्म की शूटिंग कर सकता है। और डिजिटल वॉच, ये अपने जमाने की एक अच्छी कन्वर्जेंस थी। टीवी के साथ ये आपकी जो स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन वगैरह, इनकी कन्वर्जेंस। फोन के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह, फोन के ऊपर एप्स आ गई, आपकी ट्रेडिंग, आपकी स्टॉक एक्सचेंज और वो सारी एक इंडस्ट्री वो थी। एक आपके मोबाइल के साथ डिफरेंट टूल्स होते थे, आपस में कन्वर्ज हो गए। तो कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि जब दो इंडस्ट्रीज ये सोचती हैं कि हम तो मिलकर भी चल सकते हैं तो बड़ा मजेदार काम हो जाएगा, तो जब वो मिलके चलेंगे तो हम उसे कहेंगे कन्वर्जन हुई। समटाइम टू मोर इंडस्ट्रीज सेगमेंट कन्वर्ज करते हैं और वो एक सेम इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। कन्वर्जन डिमांड लेड भी हो सकती है, सप्लाई लेड भी हो सकती है। डिमांड लेड का मतलब है डिमांड की वजह से भी हो सकती है, कस्टमर ने कहा कि मुझे कन्वर्जेंस चाहिए, कस्टमर ने कहा मैं चाहता हूं चीजें इस तरह से इकट्ठी हों। और सप्लाई लेड, सप्लायर को लगा कि ये चीजें इस तरह से यूं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें लगा कि ऑनलाइन के बच्चों को हमें सिर्फ ऑनलाइन देना चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन फैसिलिटी, और फिजिकल के बच्चों को फिजिकल फैसिलिटी। ऑनलाइन के बच्चों ने बार बार आके जब लाइब्रेरी का पूछा तो वहां हमें पता लगा कि ओहो इसका मतलब है इनको तो हम आपस में जोड़ सकते हैं। अब हमें क्यों समझ आया कि इन बच्चों के लिए फिजिकल टेस्ट होने चाहिए, इन बच्चों के लिए फिजिकल मॉक्स हो। हम भाई टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट दे दिया, वो साथ ही बैठा हुआ होता है साथ वाले हॉस्टल में, वो फिजिकल टेस्ट दे सकता है, देना चाहता है, लेकिन हम तो सोच ही नहीं रहे। अब जब बच्चे की तरफ से फरमाइश आई सर मैं हूं ऑनलाइन लेकिन मुझे फिजिकल टेस्ट दिया करें, मैं हूं ऑनलाइन लेकिन मुझे फिजिकल लाइब्रेरी चाहिए, तो अब बच्चे की तरफ से जो फरमाइश आई तो अब हम सोचेंगे कि नहीं हमें इस तरह की प्रोडक्ट बनानी चाहिए जो दोनों को एक साथ सर्व करे। तो हम फिर कम्बो ले आए, ये कम्बो है, इसमें फिजिकल भी है, इसमें ऑनलाइन भी है, आप जब चाहो ऑनलाइन के फीचर ले लो, जब चाहो फिजिकल के फीचर ले लो। तो हमें कम्बो लाना ही किस वजह से पड़ा? आवाम की वजह से, आवाम के जज्बात की वजह से, आवाम की ट्रेंड की वजह से। तो अगर कोई बिजनेस इसलिए कन्वर्ज हो रहा हो कि कस्टमर्स ये चाहते हैं कि ये दो बिजनेस एक तरह से चलें, तो वो डिमांड लेड कन्वर्जन है। और सप्लाई लेड में जब बिजनेस को लगता है कि हमें यूं करना चाहिए, हमें इस तरह से प्लान करना चाहिए, वो सप्लाई लेड है। सप्लाई लेड की कोई सी दो एग्जांपल दे सकते हैं? आईफोन ने खुद ही से ही अच्छे से अच्छा तगड़े से तगड़ा कैमरा देना शुरू कर दिया और जो है ना लोगों को साथ साथ ये लत लगाते चले गए, जबकि शायद दुनिया की डिमांड कैमरे की थी, इतने प्रीमियम कैमरे की नहीं थी। और जी अब मोबाइल डाटा के साथ कॉल, एसएमएस वगैरह, इससे पहले कि सारी मोबाइल कंपनियां बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब लोग सिम पे तो कॉल ही नहीं करते, डाटा का पैकेज ले लिया और डाटा के पैकेज है, तो व्हाई नॉट कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है डाटा कॉलिंग वगैरह फीचर इंट्रोड्यूस कर दें। वो कहें ठीक है सही है, आपने सिम का एक पैकेज लो, उस सिम के पैकेज से आप वाईफाई कॉलिंग भी कर सकते हैं, आप डाटा कॉलिंग भी कर सकते हैं, आप कल को सैटेलाइट कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो उससे एक ब्रेक थ्रू होगा कि सारे लोगों को होगा कि ठीक है अब हमें डाटा का पैकेज लेने की जरूरत ही नहीं अगर उन्होंने कॉल्स करनी है। और कोई सप्लाई लेट आफ्टर सेल सर्विस, समटाइम आप अपनी आफ्टर सेल सर्विस इस लेवल की वो कर दें कि आप जो है वो लोगों को उसमें आगे बढ़ के मुख्तलिफ चीजें डिलीवर भी करना शुरू कर दें और सारी चीजें खुद ही प्रोवाइड करते हैं जबकि उनकी डिमांड नहीं थी। तो फॉर एग्जाम्पल किताबें
एक अलग दुनिया होती थी और कोरियर एक अलग दुनिया होती थी। सबको समझ आया कि अब लोग अपने इलाके में निकल के भी किताब नहीं लेंगे, अपने घर से कुछ फासले पे भी दुकान है तो भी घर में मंगवाएंगे किताब, तो कोरियर। तो किताबों वालों को समझ आ गया कि भाई जो घर बैठे हुए लोग हैं उनको क्या करें, तो किताबों वालों ने ही बच्चों को कोरियर नंबर भी देने शुरू कर दिए कि इस नंबर पर राब्ता करें, हम आपको आपके घर किताब डिलीवर करेंगे। जी, इन्वर्टर एसी। इन्होंने ये रियलाइज किया कि लोगों का एसी पे खर्चा ज्यादा लगता है, व्हाई नॉट कि हम इस तरह का एसी बनाएं जिसमें दोनों दोनों फीचर्स मिल जाएं। एक तो ये है कि वो कॉस्ट को भी कंट्रोल करे और दूसरा वो सर्दियों की उनकी नीड को भी कवर कर दे। तो लोगों ने हीटर्स और इस तरह की चीजें रखना ही छोड़ दी। अब वो इन्वर्टर एसी है, उससे उनको सर्दियों में गर्मी भी मिल जाती है। ये जो टीवी है, ठीक है, सप्लायर को ऐसा लगा कि ये जो टीवी है, इस टीवी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स ऐड हो जाएं कि जिससे जो है ये टीवी की वो वर्थ बढ़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने टीवी देखनी बंद कर दी और मोबाइल की स्क्रीनों और लैपटॉप की स्क्रीनों पे शिफ्ट हो गए, तो ये जो बड़े बड़े टीवी हैं तो फारिग हो जाने थे, तो उससे सजावट के काम पे इस्तेमाल होते थे। उन्होंने अपने टीवीज को इतना एनरिच कर दिया कि वो टीवी मल्टीमीडिया के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्लासेस में प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगेन इंडस्ट्रीज आपस में कन्वर्ज करती हैं और मिलके इकट्ठे एक ही तरह से सर्व करना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे की डिस्कशन करते हैं। कुछ मॉडल्स हैं बीच में, लेकिन मैं भी उनका जिक्र नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। स्ट्रेटेजिक ग्रुप और स्ट्रेटेजिक स्पेस, अगर आप किताब में आगे आएंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। स्ट्रेटेजिक ग्रुप और स्ट्रेटेजिक स्पेस, ये क्या चीज होती है? व्हाट इज अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप? हाँ जी, कोई है जो सपोर्ट करे, कोई है जो बताए? इन्होंने कहा सी और एसीसीए को इकट्ठा कर लें। और कोई स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, ये वर्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है, इसका किस कॉन्टेक्स्ट में बात आती है? एक जैसे बिजनेस इसको इकट्ठे असेस करें। हर बिजनेस की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कोई बिजनेस कहता है कि यार ज्यादा पैसे लेंगे ज्यादा अच्छी सर्विस देंगे, कोई कहता है कम पैसे लेंगे कम सर्विस देंगे, कोई कहता है कि जी हम सिर्फ अपनी दुकान पे बेचेंगे, हम घर सप्लाई नहीं करेंगे, कोई कहता है हम लाजमी घर सप्लाई करेंगे। आप जिस भी बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, उस बिजनेस में एंटर होते हुए आप एक दफा ये देख लें कि वहां पे कितने कितने कंपेटिटर्स हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। फर्ज करें आप एक बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, उस बिजनेस में आपके तकरीबन 32 कंपेटिटर्स हैं। अब इन 32 कंपेटिटर्स में से हर कंपेटिटर को देखना, उसको सोचना कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, और अपने आप को प्लान करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आप उसके ग्रुप बना दें कि यार ये 5 कंपेटिटर्स हमेशा प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं और हमेशा महंगे इलाकों में बैठे हुए हैं। ये 4 इस तरह के बिजनेस हैं जो हमेशा गरीब इलाके में बैठे हैं और हमेशा सस्ती प्राइस दे रहे हैं। ये 3 इस तरह के कंपेटिटर्स हैं जो अमीरों को भी सर्व कर देते हैं, गरीबों को भी सर्व कर देते हैं, प्रोडक्ट एक जैसी होती है। ये 5 ऐसे बिजनेस हैं जिन्होंने अमीरों के लिए अलग प्रोडक्ट बनाई हुई है, गरीबों के लिए अलग प्रोडक्ट बनाई हुई है, उनको यूं सर्व कर रहे हैं, उनको यूं सर्व कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपने 32 कंपेटिटर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब जब आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तब आपके लिए एनालाइज करना आसान है। आपने सारे कंपेटिटर्स को फर्ज करें 5 या 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि यार ये महंगे लोग हैं, ये सस्ते लोग हैं, ये हर तरह के लोगों को सर्व करते हैं, ये सिर्फ फिजिकल सर्व करते हैं, ये ऑनलाइन भी सर्व करते हैं। तो कल को आपने पाकिस्तान में एक नया मीडिया चैनल लॉन्च करना है, केबल का एक चैनल लॉन्च करना है, तो बजाय इसके कि आप 70 चैनल्स को कंपेयर करें, आप ग्रुप्स बना लेंगे। आप कहेंगे यार ये जो जियो है, ARY है और फलाना है, ये जियो और ARY ये उस तरह के हैं कि हर मसाला दे देते हैं। इसमें टॉक शोज भी होते हैं, इसमें खेलों की बात भी होती है, इसमें ड्रामे भी होते हैं, इसमें सनसनी भी होती है और फलाना। अच्छा जी, ये हम वाले हैं और ये फलाना और फलाना वाले हैं, ये ग्रीन टीवी है, ये हम टीवी है, ये हमेशा ड्रामे दिखा रहे हैं, ये जी फलाना चैनल है, इस पे सिर्फ खबरें चल रही हैं, ये फलाना 5 हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स दिखा रहे हैं, ये फलाना 3 हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फिल्में दिखा रहे हैं। तो आपने क्या किया, उन सारे चैनल्स को जब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो आपके लिए एनालाइज करना आसान हो गया कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। जब आप सारे ग्रुप्स को अपनी जगह पे प्लेस कर लेते हैं ना, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि यस अब मेरी स्पेस कहाँ निकलेगी। आप उस स्पेस पे जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देते हुए कहता हूँ कि सीए का कॉलेज, फिजिकल कॉलेज स्टार्ट करते हुए हमने बड़ा क्लियर कट एक एनालिसिस किया
हमने देखा कि डिफरेंट लोग डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वालिटी की सर्विसेज दे रहे थे। अगर यहाँ क्वालिटी कम है और आगे जा रहे हैं तो ज्यादा है, यहाँ प्राइस कम है प्राइस ज्यादा। तो हमने देखा कि फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ पता लगा दो कॉलेजेस इस तरह के हैं जो ज्यादा प्राइस में ज्यादा क्वालिटी दे रहे हैं। पता लगा कि 3 कॉलेजेस इस तरह से हैं जो क्या कर रहे हैं, लो प्राइस पे लो क्वालिटी दे रहे हैं। फिर सरप्राइजिंगली कुछ हमने ऐसे भी देखे जो यहां थे, प्राइस भी ज्यादा क्वालिटी भी कम। जब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर किया तो पता लगा कुछ ऐसे भी हैं जो दरमियान की रेंज में हैं, जो प्राइस भी मुनासिब रख रहे हैं, क्वालिटी भी मुनासिब, ना बहुत हल्की ना बहुत तेज। तो ये वाला सारा एरिया गैप नजर आया। ये एरिया क्या है, प्राइस बहुत तूफानी नहीं, तूफानी से थोड़ा सा कम और क्वालिटी अच्छी वाली। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यहां अपने आप को प्लेस कर लें तो हमने कहा जी मीडियम प्राइस में हम अच्छी क्वालिटी दे दें। फिर पता ये लगा कि नहीं जी कुछ बच्चे जो है वो अफोर्ड कम कर सकते हैं, ठीक है जी, हमने कहा हम फिर यहां पे CMADC रख लें। यहाँ की क्लास की उस तरह की कैमरा रिकॉर्डिंग और उस तरह के माहौल वाली क्वालिटी नहीं, लेकिन डिसेंट प्राइस में अच्छी क्वालिटी। तो फिर हमने अपनी सारी प्रोडक्ट्स को इस जगह पे प्लेस कर लिया। तो कोई नियर पीयर, तो CMADC, तो SBI, तो पब्लिकेशंस वगैरह। क्यों गैप था, कैसे गैप पता लगा, बजाय इसके कि मैं पाकिस्तान के 50-60 कॉलेजों को देखता, हमने ग्रुप्स बना दिए, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बना दिए। जब स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना दिए तो पता लग गया कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं। ऐसा कोई नहीं सोच रहा कि दरमियानी या दरमियानी से ऊपर प्राइस हो और क्वालिटी फुल प्रीमियम हो। तो अगर यहां आएंगे तो यहां गैप मिलेगा। इस जगह पे और आते साथ ही इतना गैप मिला कि धड़ाधड़ अवाम हमारी तरफ आ गई। यानी अभी जो रीसेंट रिजल्ट भी हमारा आया है, इस इदारे की लाइफ अभी 3 साल है मुश्किल से, रीसेंट जो रिजल्ट आया उसमें 22% ऑफ द टोटल बच्चा जो पास हुआ वो हमारा था। इसका मतलब है कि हमने गैप को आइडेंटिफाई करके अपने आप को सही जगह पे प्लेस कर लिया। लेकिन अगर हम आते साथ ही जो है वो गैप ना समझते और हम भी इनमें से एक हो जाते, इनमें से एक हो जाते या इनमें से एक हो जाते, तो हम उस ग्रुप से ही लड़ रहे होते अपना शेयर निकालने के लिए। हमने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली, अपने आप को एक अलग जगह पे प्लेस कर ली और यहीं पे रह के अपने आप को हम लेके चलते रहे। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप और स्ट्रेटेजिक स्पेस में क्या होता है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप में ये नंबर ऑफ एंटिटीज हैं जो ऑपरेट करती हैं सेम इंडस्ट्री में और उनके सिमिलर स्ट्रेटेजीज हैं। जितनी भी एंटिटीज सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में होती हैं उनको आप एक सिंगल कंपेटिटर के तौर पे काउंट कर सकते हैं, रादर देन कि हम उन सबको अलग अलग काउंट करें, हम कहें ये वाले वो वाले और वो वाले। Instead of analyzing each competitor individually, they can be analyzed in groups. When there are only a few competitors in same industry, the concept of strategic group has no practical value. अगर हैं ही 4 कंपेटिटर तो अब ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं, आप चारों को अलग अलग देख लें। लेकिन अगर हैं 50, 60, 70 तो फिर ग्रुप्स बना दें। स्ट्रेटेजिक ग्रुप, जब सारी कंपनीज एक इंडस्ट्री में आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप में लेके जाएंगे और इन ग्रुपिंग को एनालाइज करेंगे, स्ट्रेटेजिक स्पेस आपको नजर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल क्लास और ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास की भी 2 वर्जन, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास। तो मजे की बात है कि हमें साफ नजर आया कि एक बहुत बड़ा गैप है कि सिर्फ ऑनलाइन में लाइव ओनली, मुसलसल ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई नहीं दे रहा। हर बच्चा जो क्लास के साथ भी चलना चाहता है, साथ साथ सवाल भी पूछना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो SBI में हमारी क्लास चल रही होगी, लाइव भी जा रही होगी। अब लाइव टीचर उस बच्चे को तो नहीं देख रहा, कभी कभार उसका सवाल देख लिया, जवाब दे दिया, कैमरा भी साइड के एक एंगल पे पड़ा हुआ है, टीचर भी बच्चों से मुखातिब है। तो जो ऑनलाइन बच्चा पैसे दे के आया वो कहेगा यार मुझे क्या मिल रहा है, मतलब मुझे तो एक किसी और को देखता हुआ टीचर मिल रहा है, तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग ही सुन लेता। तो वो चलती हुई लाइव क्लास आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू होती है और हमारे पास लाइव एंड पे बच्चे ना होने के बराबर आ रहे होते हैं। तो फिर हमने क्या किया, CMADC को नाम दे दिया डेडिकेटेड लाइव क्लास।
तो वहां क्या होता है, टीचर अपने कमरे में कैमरा लगाता है और सिर्फ ऑनलाइन ऑडियंस के लिए, सिर्फ ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा होता है, कैमरे को देख के बात कर रहा होता है और सारे बच्चों के सारे कमेंट्स और अक्सर की आवाज भी ऑन होती है और वो सवाल पूछ के अपना जो तसल्ली भी कर सकते हैं। तो जब देखा कि सारे लोग क्या कर रहे हैं जी, वो कॉलेज क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका ऑनलाइन किस तरह का, उस तरह का ऑनलाइन किस तरह का, हमारा ऑनलाइन किस तरह का, जब सारों को देखा तो वो ऑनलाइन नजर नहीं आया जिसमें टीचर डेडिकेटेडली सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। कुछ खाली ऑनलाइन ऑनली भी नजर आया लेकिन डेडिकेटेड टीचर नजर नहीं आया। कोई टीचर किसी मुल्क में, कोई टीचर किसी मुल्क में, वहां से कोई रिकॉर्डिंग करके भेज दी, बाद में रिकॉर्डिंग जुड़ी और जनाब बच्चों को कहा लो जी ये ऑनलाइन आ गया। लेकिन कोई ऐसा नहीं कर रहा था कि जो ऑनलाइन सिर्फ बच्चों को डेली की क्लासेस करे और बच्चे उस वक्त लाइव भी आ रहे हैं। वहां फिर हमने CMADC को प्लेस कर दिया और एक अलग पॉपुलेशन, एक अलग तरह का, इस वक्त हम इस सेशन में पिछले हफ्ते तक तकरीबन जो देखा था तो 125 या 128 शहरों के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, जो शायद SBI तक पहुंच ही ना पाते हैं। 2 वजह से, एक ये कि उनको वो लाइफ चाहिए था जिसमें टीचर सिर्फ उन्हें देख रहा हो, दूसरा उनको जितने पैसों में चाहिए था हम यहाँ उतने पैसे रख देते तो सारे ही बच्चे उतने पैसों पे आ जाते, हम अपने खर्चे ही ना पूरे कर पाते। तो जो जहां जितना गैप नजर आया हमने वहां वो वाली प्रोडक्ट उस तरह से प्लेस कर दी। बात कुछ को समझ आ रही है? मार्केट में क्या स्पेस हमेशा होती है, स्पेस नहीं भी होती है तो आप सोचते हैं स्पेस कहाँ है। सारे लोग सारा काम भी कर रहे होंगे ना, फिर भी बहुत गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको, इवन आप बरकत मार्केट में जाके इतने सारे लोग पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, आप गौर से जब बैठ के सोचना शुरू करेंगे आपको स्पेस नजर आ जाएगी। शायद फुल फ्लेज उस तरह का चाइनीज नहीं है जो सस्ते में हो, जो सामने बन रहा हो और मुनासिब पैसों में। मीकॉन्ग तो मौजूद है लेकिन सस्ता चाइनीज नहीं है और मार्केट में यूजर अच्छा खासा है, तो कहीं ना कहीं सस्ता चाइनीज बनाने वाला जो है उसको अपना मार्जिन मिल जाएगा। तो अगर बारबेक्यू वाले भी 4 तरह के बैठे हुए हो तो भी उसके अंदर हो सकता है कि बारबेक्यू चावलों के साथ मिक्स करके खास देख के अंदर से निकाल के उसको जो है वो आपके सामने रखने वाला शायद कोई नहीं। यही तो करना है आप लोगों ने, यही तो बिजनेस को बताना है भाई हम इंडस्ट्री में बैठे, इस सेगमेंट में ये मार्केट है, इस मार्केट में ये प्लेयर्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स हैं, और जब आप उन सबको करते हैं तो फिर आपको गैप नजर आता है। जब सारी इंडस्ट्रीज को आप प्लेस कर देते हैं ग्रुप्स में, सारे कंपेटिटर्स को, आपको एक स्ट्रेटेजिक स्पेस नजर आना शुरू हो जाती है। ये गैप है मार्केट में जो करंटली फिल नहीं हुआ हुआ। कई वजह हो सकती है, हो सकता है लोगों को लगे मुश्किल है। फॉर एग्जांपल जब हमने कहा कि CMADC को गैप मिल गया तो वो इसलिए मिला कि नहीं था टाइम लोगों के पास कि वो फुल फ्लैश सिर्फ लाइव बच्चों के लिए आए। वो टीचर्स जो कि शदीद तरीन मसरूफ हैं, वो टीचर जो कि फिजिकल में, ऑनलाइन में अलग अलग तरीके से मौजूद हैं, उनके पास इतना रिस्पोजेबल टाइम नहीं है कि वो बैठें और उस पर साथ साथ काम करें। लेकिन कुछ ऐसे यंग टीचर्स होंगे जिनमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, जो स्ट्रेच करके रात तक भी पढ़ा सकते होंगे, दिन में भी वो होंगे। ज्यादातर जो दिन में फुल टाइम टीचर चल रहे हैं वो 4-5 क्लासेस के बाद वो कहेंगे यार बस बहुत हो गया। और जो ऑनलाइन जो यंग टीचर होंगे, CMADC की कई दफा रात 8:30 बजे तो क्लास शुरू हो रही होती है। गैप तो आ गया, साफ नजर आ गया कि हाँ भाई ये ठीक है जी, ये बड़े सीनियर टीचर हैं, ये रात 8-8:30 बजे पढ़ा नहीं सकते, ये फलाना है, ये इस तरह से नहीं कर सकते। जैसे CA फाइनल को सारे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के जा रहे थे और मुझे साफ नजर आ रहा था कि अच्छी खासी स्पेस है, मैं लगा रहा। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है हम मार्केट लीडर है। हम ये सेशन, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हमारा इंशाल्लाह 1000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का प्लान है। तो वो इसलिए कि स्पेस थी। क्यों स्पेस थी? टाइम नहीं है टीचर्स के पास और फाइनल में इतने ज्यादा पैसे नहीं आते। तो फिर हमने सोचा कि क्या हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं? जवाब आया नहीं। क्या टाइम है? टाइम नहीं है, लेकिन हिम्मत करके कोशिश की जा सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ क्लासेस की इस तरह से प्लानिंग की कि कुछ ऐसे हो कि हम फाइनल को फिजिकली भी ऑफर करें और ऑनलाइन भी ऑफर करें। तो स्पेस हो सकता है ना हो, लेकिन थोड़ा गौर से देखने में मिल जाती है। वो फिल क्यों नहीं हुई भी उसकी पीछे रीजन हो सकती है कि कंपनियां कहेंगी वी डोंट बॉदर टू गो इन दैट स्पेस, हम अच्छा चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक चने वाले से कहें यार तुम सुबह 6:30 बजे ओपन करते हो, 10 बजे तुम सारे चने खत्म कर देते हो, शाम में कुछ और कर लो। कहते नहीं करना, मैंने यही काम करना है। सबको पता है ये सुबह में खुलता है और सुबह 10 बजे बंद हो जाता है। इसी चक्कर में लोग आते हैं, जब उन्हें पता होगा पूरा दिन है वो डिमांड ही नहीं होनी। अब वो स्पेस को एंजॉय नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा नहीं मेरी स्ट्रेटेजी अलाइन ही नहीं कर रही, मैंने हमेशा यूं ही खेलना है जी। ये उसकी स्ट्रेटेजी है, वो रिस्क की तरफ नहीं जा रहा,
वो चीजों को उस तरह, तो फिर क्या होगा, वहीं उसी मार्केट में कोई चलने वाला शाम में अपनी स्पेस देख लेगा, बहुत मेहनत करके थोड़े से पैसे बना रहा होगा और दूसरा बिजनेस उसे देख के हंस रहा होगा कि यार इसका 10 गुना हम लोग बिजनेस बना रहे हैं 4 घंटे में और ये पूरे दिन से उतना नहीं बना रहे। बात ये वो भी इनके साथ सुबह वाले टाइम में आ जाते तो वो उतना भी ना करते, उन्होंने अपनी स्पेस देखनी थी। तो स्पेस हमेशा मौजूद होती है, बस उसको आइडेंटिफाई करना होता है। टाइमली आइडेंटिफाई करके उस स्पेस पे हमला कर दिया जाए तो चीजें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। अब ये स्पेस कैसे मिलती है, जब आप मार्केट को गौर करते हैं तो मार्केट में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग नीड्स के साथ होते हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट की सेगमेंटेशन। एक मार्केट को कई हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा खरीदने वालों को आप कई हिस्सों में तोड़ सकते हैं, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, खत्म हो गई कहानी, औरतों के कपड़े, मर्दों के कपड़े, खेलने वाले कपड़े, ऑफिस के फॉर्मल वेयर्स, शादी ब्याह वाले कपड़े, गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, रेडी टू वेयर कपड़े, अनसिला कपड़ा। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग और आप एक ही बिजनेस में बहुत सारे सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन आप कहते हैं अच्छा ये सारे सेगमेंट्स हैं, मैं किस सेगमेंट पे काम करूं, क्या सारे सेगमेंट पे थोड़ा थोड़ा काम करूं, या अगेन गैप कहां है जी। एहराम, अब रिलीजियस उसमें अगर फर्ज करें एक बहुत बड़ी मार्केट और वहां हर तरह के कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन आपके रिलीजियस वो नहीं मिल रहे कपड़े, और वहां पे एक बंदा एहराम बेचे तो वो एक सादा सी सफेद चादर उठा के 2 गुना रेट पे बेच दे, लोग खरीद रहे होंगे क्योंकि स्पेस नजर आ गई। किसी और ने सोचा होगा यार क्या हम जो है ना वो एहराम के कपड़े अलग से रखें, हमारे पास तो ऑलरेडी बड़ा ग्राहक है, उसने स्पेस देखी, उसने आके एहराम के कपड़े देने शुरू कर दिए। तो सेगमेंटेशन में क्या होता है, आप मार्केट को देखते हैं, मार्केट सेगमेंट एक सेक्शन ऑफ टोटल मार्केट है जिसमें कुछ खास तरह के लोग खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन से आप मार्केट को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करते हैं, हर किसी की अलग अलग नीड होती है, आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देन आप चाहें तो सारे कस्टमर्स को डील कर सकते हैं और चाहें तो किसी खास पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अब अगेन वही बात है, सीएमएडीसी में गैप तो देखा, लेकिन क्या हुआ फिर, अब हमारे पास लोग भी वही वाले आते हैं जो एग्जैक्टली बहुत कम पैसों में पढ़ना चाहते हैं और जो लाइफ पढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो लाइफ पढ़ना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है, आप डिसाइड करते हैं कि हमने पूरी मार्केट पे काम करना है या हमने एक सेगमेंट पकड़कर उस सेगमेंट के ऊपर काम करना है। कई तरह के सेगमेंट्स हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, जैसे उन्होंने कहा भागने वाले शूज, फुटबॉल के शूज, हाइकिंग के शूज, राइडिंग के, स्नो वगैरह के, कस्टमर्स के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से, अमीर कस्टमर, गरीब कस्टमर, एज के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो आप अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ तरह की सेगमेंटेशन कर सकते हैं ताकि आप हर सेगमेंट के लिए अलग से काम करके अलग से सोच सकें। बात कुछ कुछ समझ आ रही है? देन समटाइम क्या होता है, इसमें सेगमेंटेशन के फायदे मैंने ट्यूटर नोट में बताए हुए हैं, आई के अपनी किताब में नहीं बताए हुए थे, लेकिन जस्ट मुझे थोड़ा सा डर लगा कि एकदम से जेनेरिक सा सवाल आ जाए तो वो क्या होगा, सेगमेंटेशन करने से क्या फायदे होंगे, जल्दी जल्दी आप लोग बता दें। आपको अपनी मार्केट को पता हमें अपनी मार्केट का पता लग जाएगा, हमें स्पेस मिल जाएगी जी, उन रेलेवेंट लोगों को टारगेट कर सकेंगे, मार्केट शेयर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास ये फाइनल में इसी कमरे में तकरीबन शाम 6 बजे से ऑनवर्ड हमारी क्लासें शुरू हो जाती हैं, मैं उसी तरह से वही सारा कुछ कर रहा होता हूँ। अब हम सीए फाइनल 2 तरह से बेच रहे हैं, एक है एसबीआई वाला, एसबीआई में जो क्लास जैसे हुई है एज इट इज अपलोड हो जाती है और लोग कहते हैं मुझे यही क्लास चाहिए, टीचर अगर छींक भी मारी है तो मुझे पता लगना चाहिए। नियर पीयर पे लोग कम टाइम वाले, वो वाले लोग आते हैं जिनको कम टाइम की एडिटेड क्लास चाहिए, हम यही क्लास पकड़ के इसमें से फालतू डिस्कशन माइनस करके इसको एडिट करके छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और वही क्लास हम नियर पीयर पे अलग से बेच देते हैं, क्योंकि वो सेगमेंट अलग है। अगर मैं उस बच्चे को जो कम टाइम में पढ़ना चाहता है ना सोचता तो वो बच्चा किसी और के पास चला जाता, अपना ही कंपेटिटर क्रिएट कर लिया। अब एसबीआई और नियर पीयर कंपेटिटर हैं सीए फाइनल में, और मैं दोनों टीम्स को हेड कर रहा हूँ और दोनों के मैनेजर्स लड़ रहे होते हैं आपस में। कोई पूछता है एसबीआई और नियर पीयर में क्या फर्क है, वो कहते हैं यार एसबीआई असल है, नियर पीयर तो एम गला ही बनिया है। नियर पीयर के पास जाए तो वो कहते हैं आप सही जगह पे आए हो, फाइनलिस्ट हो ना, टाइम यहाँ बचेगा। आप कैफ वाले तरीके की थोड़ी क्लासें लोगे कि वो एसबीआई वाली क्लासें लेना शुरू कर दो। तो अब जिसको चाहिए उसी तरह की कैफ वाली जो इन क्लासों का आदी हुआ है
उसको हम तरले भी कर लेंगे, यार वो चीज ले लो, कहेगा नहीं मुझे यही वाली क्लास चाहिए जिसमें पूरा टीचर जो है वो पूरी उसकी सारी बातें समझ आ रही हो, हर दिन वो शुगर लगाता भी नजर आ रहा हो, अगले दिन के टेस्ट की भी डिस्कशन हो रही हो, बच्चों को जलील भी कर रहा हो, मोटिवेट भी कर रहा हो, तो ये भी चाहिए। अब एक सेगमेंट ये जो कहते हैं कि टाइम लगा लेंगे हम, कोई बात नहीं, हमें चाहिए वो सब जो असल में लोगों के सामने वो हमने वो पूरी फिल्म देखनी है, और देखनी भी 1 पे नहीं है, 1.5 और 2 पे करके देखनी है। हौसला भी चाहिए और तालीम भी नहीं चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों को तालीम चाहिए लेकिन कम टाइम में चाहिए। तो जब आप सारे सेगमेंट समझ लेंगे तो फिर क्या होगा, आप उनको उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना के दे देंगे। तो यही होती हुई क्लास, दो अलग अलग रेट का भी फर्क है, वहां 6,000 है, यहाँ 15,000 है। सस्टेनेबिलिटी की यहाँ एडमिशन इस वक्त ज्यादा है वहां से, कॉर्पोरेट लॉ के वहां ज्यादा है यहाँ से। कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने वाले बड़े सब्जेक्ट को सोच के सोचते हैं कि बड़ा सब्जेक्ट है कम टाइम में करना है, वहां चले जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी वाले कहते हैं छोटा सब्जेक्ट है, खुल के दिल से सही से समझ समझ के करना है, वो यहाँ आ जाते हैं। तो जब सेगमेंट समझे, हर सेगमेंट को उस तरह से टारगेट कर लिया, यानी हमारे पास हमारे पीआरसी से ज्यादा सेल जो है वो हमारे सीफैप की होती है। हालांकि पीआरसी में सबसे ज्यादा बच्चा होता है, सीफैप में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं लोग। और सेगमेंट के फायदे, सेगमेंटेशन के, फोकस कर सकते हैं आपको कौन कौन सी एरियाज पे काम करना है। कंपेटिटर्स का अलग अलग सेगमेंट के पता लग जाता है, आप उस हिसाब से खेल लेते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। हर सेगमेंट की अलग अलग सोच है। बच्चों के कपड़े और रेट पे बिकेंगे, बड़ों के कपड़े और रेट पे बिकेंगे। स्कूल जाने वाले शूज महंगे भी रख देंगे, चल जाएगा। ऑफिस जाने वाले शूज बहुत कम रखने पड़ेंगे, मर्दों ने खरीदने अपनी जेब से खरीदे हैं, ठीक है। स्कूल शूज तो बच्चे को पसंद आ गए तो वालिद को चाहे जितना मर्जी लग रहा हो महंगा है, बच्चे को उस पे साइड पे वो हल्का सा वो ऐसे करके वो चमकीला सा वो लगा नजर आ गया, उसने कहा मैंने यही वाला शूज लेना है। अब वो वालिद बेचारा जो है ना, वो अपने से 3 गुना पैसे खर्च करके अपने जूते से 3 गुना महंगा जूता अपने बच्चे के लिए ले रहा होगा जी। लाइटों वाले बूट्स, चूचू वाले। अब बच्चों के कपड़ों इतने से कपड़े होते हैं और बड़ों से महंगे मिल रहे होते हैं, क्योंकि सेगमेंट अलग है। हर सेगमेंट को समझेंगे तो आप प्रॉफिट बेहतर बना सकेंगे, आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, आप ज्यादा अच्छी तरह से मार्केट को टैप कर लेंगे। घबराए तो नहीं बैठे? बात तकरीबन इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। ब्रेक से पहले किताब ने ना हमें एक डायग्राम सी दिखाई कि हाँ जी, एक बिजनेस है जो देख रहा है कि उसकी सेल्स अलग अलग सेगमेंट पे कितना है। तो जो यंग और सिंगल थे उनको सेल्स उसकी इतनी थी, जो यंग थे लेकिन मैरिड थे, वो जो मैरिड थे उनके बच्चे बड़े थे, वो जो मैरिड थे उनके बच्चे भी बड़े थे और ज्यादा एज के लोग हो गए। जो मैरिड थे लेकिन उनके बच्चे घर छोड़ के जा चुके, जो रिटायर्ड थे, जो सिंगल था, रिटायर्ड था और बूढ़ा भी था। अंग्रेजों की किताब से उठाया ना इन्होंने। तो अब ये नजर आ गया कि इन लोगों को टारगेट कर नहीं रहा, इन लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग, मेरी एज के लोग, इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। भाई हमारी एज के बाहर जो लोग होते हैं वो बार्स में जाके शराबें पी पी के काम चला लेते हैं। हमारे मुल्क में अगर वो नहीं है तो मेरी एज के लोग जिनके पास पैसा भी है, जो खर्चना भी चाहते हैं, हम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, महंगी जगह इकट्ठे होकर खाना खा लिया और जनाब बातें कर ली या फिल्म देख लेंगे। अब मेरी एज के बंदे का अगर कोई वो है कि भाई कोई एंटरटेनमेंट हो, कोई हल्ला गुल्ला हो, कोई शुगल वगैरह हो या कुछ और इस तरह से करके, तो हमें कोई टारगेट नहीं कर रहा, इतनी बड़ी स्पेस खाली है। तो बाहर बहुत ज्यादा जबरदस्त जोन्स बनाए जाते हैं जनाब, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, फायर मार रहे हैं, वो उसके ऊपर जो है वो रंग दूसरे के ऊपर जाके लग रहा है, या फिर उनकी एक गेमिंग पूरा सेटअप बना हुआ होता है कि वहाँ कोई गेमिंग के अंदर जो है वो वर्चुअली कुछ उसके अंदर करेक्टर्स में ऐड हो गए होते हैं और जाके एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो अच्छा भला बड़ा गैप है। ये हमेशा गैप के लिए बाहर वालों को देखते हैं, बाहर में मेरी एज के लोग वेले नजर ही नहीं आते, वो रिलेशनशिप्स में फंसे हुए होते हैं या शराबों का बाबों के चक्कर में पड़े हुए होते हैं। तो जो एक शरीफ मुल्क है, यहाँ भी तो मेरी एज के लोग होंगे, तो बस फिल्में देख के गुजारा करें हम, हमारे कोई जज्बात नहीं है, ठीक है, हमारे लिए कोई बिजनेस नहीं सोचेगा। हमें पढ़ाने वाले बहुत हैं, ट्रेनर्स बहुत मिल जाएंगे,
हमें स्किल सेट देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए होगा। या फिर मान लिया जाएगा कि ये तो घरेलू लोग हैं, ये तो बस अपने घर से बाहर नहीं निकलते, या काम के अड्डे पे जाते होंगे, या उसके बाद वापस घर जाके और जो है वो अपनी फैमिली को टाइम देते होंगे। गैप है। आपने कभी बिजनेस बनाना हो तो सोचिएगा, वो लोग जो कि 35 से 45 के दरमियान हो, ये सम हो थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुके होते हैं लाइफ में, कुछ पैसे भी होते हैं इनके पास, और ये डिसीजन ले भी सकते हैं। आप इनको अच्छी प्रोडक्ट का ऐड दिखाएं तो ये फौरन से क्लिक करके, आप तो भी ऐड देख के फॉरवर्ड कर देते हैं ना अपने अमीर दोस्त को, तो इस तरह के लोग तो ऐड देख के खरीद भी लेंगे। सोचे तो सही कोई उनके बारे में। तो बहरहाल क्या होता है कि जब आप सेगमेंटेशन को देखते हैं ना, तो वहां आपके पास पूरी स्पेस और वो सारी चीजें नजर आ जाती हैं। मैंने क्या किया, इस चैप्टर में 3 मॉडल्स हैं, उसको छोड़ के बाकी सारी जो जेनेरिक डिस्कशन है उसे कर लिया, ताकि फिर आप एक दफा ब्रेक पे जाएं, छीटा छीटा मारे, नमाज पढ़ के वापस आए। पढ़ सकेंगे? पढ़ ही लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इकट्ठे हों, और फिर उसके बाद जो है वो हम इस चैप्टर में जो 3 थेरीज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करें। कितनी ब्रेक होनी चाहिए? मेरा फोन ही बंद हुआ है, चेक करें। मतलब हम इतने वेले लोग हैं कि हम जो है ना, हमारे फोन भी बंद हो जाए तो फर्क ही नहीं पड़ता, आपको मौत आ जाती है। मैसेज का जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? हाँ सही बात है, आप ऐड चलाएंगे हम देख ही नहीं पाएंगे। क्या टाइम हो रहा है? 3:54। 4:10 पे इकट्ठे होते हैं, और फिर अब जो 3 थेरीज है इस चैप्टर की वो कवर करते हैं। ठीक है।